Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. So Business Statistics की सीरीज में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था स्क्यूनेस, मोमेंट्स एंड कर्टोसिस, जिसमें से हम अभी तक ये दो टॉपिक स्क्यूनेस एंड मोमेंट्स काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हमने स्क्यूनेस पढ़ा था तो हमने उसमें डिफरेंट मेजर्स पढ़े थे स्क्यूनेस के, जिसमें हमने पढ़ा था कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, देन वी स्टडीड बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और फिर हमने कहा था उसमें जो फोर्थ मेजर है दैट इज स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स, वो डिस्कस नहीं किया था क्योंकि तब तक हमने ये मोमेंट्स वाला टॉपिक या इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझा था। तो क्योंकि अब हम मोमेंट्स पढ़ चुके हैं, काफी डिटेल में उसकी सारी चीजें कवर कर चुके हैं, तो अब हम उसका मोमेंट्स पे बेस्ड स्क्यूनेस स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा आज का टॉपिक, स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें मोमेंट्स के बारे में और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, वो थोड़े से जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हमारे ये मेन टॉपिक पर आ जाएंगे दैट इज स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स, राइट। चलिए, अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं देखिए। सबसे पहली चीज है, जब हम बात करते हैं एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जिसमें अगर हम उस कर्व को, जैसे हमने कहा था हमारे पास एक नॉर्मल कर्व होता है, अगर हम इसको सेंटर से डिवाइड करते हैं तो हमारी ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड ये दोनों ही एक जैसी एकदम आइडेंटिकल होती हैं, तो वो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब ये सिमेट्री नहीं होती है, लैक ऑफ सिमेट्री होती है या एसिमेट्रिकल होता है, तो उसे हम बोलते हैं दैट इज स्क्यूनेस। ठीक है, तो मेजर ऑफ एसिमेट्री इज कॉल्ड बेसिकली स्क्यूनेस, राइट। अब जब हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हमें मोमेंट्स से रिलेटेड हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। वो क्या है देखिए, अगर कोई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आती है जो कि एकदम सिमेट्रिकल है, तो उस केस में जब हम मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं μ1, μ2, μ3, μ4 एंड सो ऑन, तो इसमें ये जो ऑड वाले होते हैं ना, जैसे कि μ1, μ3, अगर इसके बाद μ5 कैलकुलेट किया जाए, तो ये जो ऑड वाले हैं ना, ऑड मोमेंट्स, ये हमेशा ही जीरो आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या चीज कहा, इन केस ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑड मोमेंट्स दे आर ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों होता है देखिए, हमने क्या कहा था कि मोमेंट बेसिकली क्या होता है, वेरियस पावर्स ऑफ डिविएशंस लेते हैं और उसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिविएशंस, अभी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात नहीं कर रहे, इन जनरल बात कर रहे हैं, तो x माइनस एक्स बार सपोज लेते हैं, तो डिविएशंस का सम लेते हैं और फिर नंबर ऑफ डिविएशंस या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। अब देखिए, जब हम डिविएशंस लेते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी एक साइड है सेम दूसरी साइड है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम डिविएशंस लेते हैं तो सेंट्रल वैल्यू की एक साइड पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, एक साइड नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब हम उसको टोटल करते हैं, टोटल आ जाता है जीरो, मतलब जो डिविएशंस होती हैं वो जीरो आती हैं, जिसकी वजह से ये पूरी वैल्यू जीरो बन जाती है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम सेकेंड मोमेंट की बात करें, इसमें क्या होता है, डिविएशंस का स्क्वायर हो जाता है। जब डिविएशंस का स्क्वायर हो गया तो उस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशंस कैंसिल आउट नहीं होती हैं, हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, तो इसका मतलब सेकेंड मोमेंट हमारा जीरो नहीं होता है, राइट। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर अब हम थर्ड मोमेंट की बात करें तो अगेन इसमें क्या होगा, हमने डिविएशंस लेनी होती हैं। ठीक है, अब डिविएशंस अगेन इसमें भी ऐसा ही होगा, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव डिविएशंस होंगी, लेकिन अब रेज टू द पावर 3 है, मतलब हमने डिविएशंस कैलकुलेट की, फिर हमने उनका क्यूब लेना है। तो क्यूब लेने से क्या होता है, नेगेटिव वाली वैल्यूज फिर नेगेटिव ही रहती हैं और पॉजिटिव वाली वैल्यूज पॉजिटिव, तो अगेन नेगेटिव और पॉजिटिव वाली वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है, अभी हम किस केस में बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है जो चीज हम बोल रहे हैं। ठीक है, सो हम कह रहे हैं जब भी एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो वहां पर हमारे जो ऑड मोमेंट्स हैं μ1, μ3, μ5 एंड सो ऑन, वो हमेशा जीरो होंगे। ठीक है, ये एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो मोमेंट्स होते हैं, हमने कहा था कि जो मोमेंट्स होते हैं वो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, वो हमें हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। ठीक है, तो मोमेंट्स का क्या पर्पस होता है देखिए,
हमारे पास कितने मोमेंट्स होते हैं? हमने कहा था हम 4 मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट मोमेंट, हम बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट एंड फोर्थ मोमेंट। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ मोमेंट। फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन बोलेंगे हम, और जो बाकी के मोमेंट्स हैं वो हैं अबाउट मीन। ठीक है, सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन, अबाउट मीन, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। ठीक है, मतलब जो डिविएशंस है वो हम मीन वैल्यू से ले रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट मोमेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट मोमेंट जो होता है वो हमें देता है मीन वैल्यू। ठीक है, जो नॉर्मली भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो भी हमें मीन वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, अगर हम सेकेंड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं वो हमें देता है वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस की बात करते हैं ना, तो सेकेंड मोमेंट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो भी हमें वेरिएंस ही बताता है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं थर्ड मोमेंट की, उससे हमें पता लगती है स्क्यूनेस। ठीक है, तो वेरिएंस पता लग गई, हमें मीन पता चला, वेरिएंस पता लगा। वेरिएंस में पता चलता है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी वेरिएबिलिटी है, कितनी वेरिएशन है, राइट। लेकिन वो वेरिएशन किस डायरेक्शन में ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हमें कहाँ से पता लगता है? थर्ड मोमेंट से। ठीक है, जिसे हम स्क्यूनेस भी बोलते हैं। और स्क्यूनेस क्या होता है? हमने पढ़ा था पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो थर्ड मोमेंट से हमें मिलता है स्क्यूनेस, और इसी तरीके से फोर्थ मोमेंट से हमें मिलता है कर्टोसिस। ये टॉपिक अभी हमने पढ़ना है। ठीक है, लेकिन मीन वेरिएंस स्क्यूनेस के बारे में अब हमें पता था और मोमेंट्स हम कवर कर चुके थे, इसीलिए हमने इस स्टेज पे ये चीज बताना प्रेफर की कि अब आपको मतलब मैक्सिमम चीजें पता है इन टॉपिक्स के बारे में, तो हम यहाँ पर इस स्टेज पे आपको ये बता सकते हैं। ठीक है, अब कर्टोसिस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स। ठीक है, आइए देखते हैं। ओके, सो स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए हमारे कौन से सिर्फ दो मोमेंट्स यूज होते हैं, सेकेंड मोमेंट एंड थर्ड मोमेंट। जो हमारा फॉर्मूला है वो इन्हीं दो मोमेंट्स पर बेस्ड है। तो क्योंकि यहाँ पर हमने म्यू2 म्यू3 लिखा है तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? मोमेंट्स अबाउट मीन की, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अब जो स्क्यूनेस होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, हम उसको डिनोट करते हैं बीटा 1 के साथ, और इसका फॉर्मूला रहता है बीटा 1 इज इक्वल टू म्यू3 स्क्वायर अपॉन म्यू2 क्यूब। कंफ्यूज नहीं होना है 2 3 से, याद रखना है ऊपर हम लिखेंगे थर्ड मोमेंट उसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे सेकेंड मोमेंट और उसका क्यूब, राइट। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। अब लेकिन इस फॉर्मूले में क्या प्रॉब्लम है, इसका एक बहुत ही सीरियस लिमिटेशन है। वो क्या है कि हमें यहाँ पर हम स्क्यूनेस तो पता लगती है लेकिन डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस नहीं पता लगती। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? देखिए, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं और बीटा 1 की वैल्यू आती है 0, इसका मतलब ये हो गया कि बिल्कुल भी स्क्यूनेस नहीं है, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है सिमेट्रिकल। ठीक है, अब जैसे जैसे बीटा 1 की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, मतलब 0 से ऊपर जाती जाएगी, इसका मतलब उतनी ही ज्यादा, जितनी ज्यादा बीटा की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि यहाँ पर हमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलती, लेकिन स्क्यूनेस हम दो केसेस में स्टडी करते हैं ना, हम पॉजिटिव स्क्यूनेस की भी बात करते हैं, नेगेटिव स्क्यूनेस की भी बात करते हैं। ठीक है, तो लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें कभी भी नेगेटिव स्क्यूनेस का नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? देखिए, अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो म्यू3 जो है थर्ड मोमेंट, उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर करने पर तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, न्यूमरेटर हो गया पॉजिटिव। और अगर हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये जो म्यू2 होता है, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो होता है, वो क्या होता है? बेसिकली वेरिएंस, और वेरिएंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर रेज टू द पावर 3 भी है लेकिन म्यू2 ही हमेशा पॉजिटिव होगा, तो रेज टू द पावर कुछ भी हो वो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो जब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो बीटा 1 हमेशा पॉजिटिव आएगा।
तो इसका मतलब ये फॉर्मूला तो ठीक है, इसमें हमें जो एक्सटेंट ऑफ स्क्यूनेस है वो तो पता चल जाएगी, लेकिन डायरेक्शन हमें एसिमेट्री की नहीं पता चलेगी। तो इसीलिए इसी के ओवर इस फॉर्मूले के ओवर इम्प्रूवमेंट है, और वो एक नया फॉर्मूला है, और उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, गामा 1 के साथ। दिस इज द सिंबल, और इसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ये पहला हमने लिखा बीटा, और इसको हम बोलते हैं गामा, ठीक है, और सबस्क्रिप्ट में 1 है, तो इसीलिए इसे हम गामा 1 बोलते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और इसका फॉर्मूला क्या है, गामा 1 इज इक्वल टू, वैसे जो इसकी वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1, लेकिन आपने इसको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हम इसको लिखते हैं μ3 अपॉन μ2 रेज टू द पावर 3/2। कंफ्यूज नहीं होना है, हमने ये जो बीटा 1 का स्क्वायर रूट लिखा है ना, उधर से ये फॉर्मूला आया है। कैसे आया है ये देखिए, हम यहाँ साइड में शो करते हैं। देखिए हमने कहा स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1, राइट, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1 है हमारा μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 रेज टू द पावर 3। अब ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होके हमारे पास सिर्फ रह जाता है μ3, और नीचे हमारे पास आता है स्क्वायर रूट ऑफ μ2 रेज टू द पावर 3, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर रूट होता है, हम इसको अगर पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो होता है 1/2, ठीक है। स्क्वायर रूट है 2, तो उसको अगर हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं वो 1/2 होता है, तो 3 इंटू 1/2 ये बन जाता है हमारा μ2 रेज टू द पावर 3/2। आई होप दिस इज क्लियर, ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। अब इसी को जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू μ3 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन का क्यूब, ठीक है। तो इससे और इजीली हमारी कैलकुलेशन हो जाती है। वैसे तो हमारे पास कैलकुलेटर्स रहते हैं, तो हम सिंपली ये चीज भी कर सकते हैं। देखो मैनुअली करना हो तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर हमें हमारे पास कैलकुलेटर है फिर तो हम सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो हमने μ2 रेज टू द पावर 3/2 लिखा है ना, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी सिंपल रख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है साइड में। देखिए μ2 है, उसको क्यूब कर लो, बाद में उसका स्क्वायर रूट ले लो, है ना, सिंपल है, ठीक है। तो अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है आपके कैलकुलेटर में, कभी स्क्वायर रूट में आप कहीं पर किसी स्टेज पर अटक जाते हो, तो हम यहाँ पर सिंपल स्टैंडर्ड डिविएशन का क्यूब भी ले सकते हैं डिनोमिनेटर में। वो क्यों ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या कहा था, पीछे जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे, हमने कहा था ये जो सेकेंड मोमेंट होता है μ2, ये होता है हमारा वेरिएंस, है ना, ये ऊपर भी लिखा हुआ है हमने यहाँ पर। तो अगर ये वेरिएंस होता है तो वेरिएंस हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर μ2 यहाँ पर नीचे लिखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं μ3 अपॉन μ2 है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, है ना, रेज टू द पावर ऊपर है 3/2, तो ये हमारा 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर μ3 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन का क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं। अब एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है, आपको अगर मोमेंट्स की वैल्यूज गिवन है और बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालो, कुछ भी मेंशन नहीं है, बीटा करें या गामा कैलकुलेट करें, तो आप प्रेफरेबली गामा ही कैलकुलेट करें, गामा 1, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट नहीं रखना है कि एग्जामिनर किसी चीज पर आपके पॉइंट्स ना काट ले, मार्क्स ना काट ले, तो आप बीटा 1 और गामा 1 दोनों कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। और अगर कहीं स्पेसिफाई किया हुआ है कि फाइंड बीटा 1 या फाइंड गामा 1, फिर आप उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये फॉर्मूले कहाँ पर कैसे अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। See, this is the example. The first four central moments of distribution are, ये given है हमें, first four central moments मतलब moments about mean, ठीक है, ये चार given है। Find coefficient of skewness, अब यहाँ लिखा है बीटा 1 गामा 1 दोनों कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमें गिवन है वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है सिंपल फॉर्म में, और जो कैलकुलेट करना है उसके रिलेटेड फॉर्मूले लिख लेने हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास हमें क्वेश्चन में गिवन है μ1 is equal to 0, mu2 is equal to 2.5, mu3 is equal to 0.7 and mu4 is equal to 18.75। लेकिन हमें अगर स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है तो हमें पता है हमारा ये सेकंड और थर्ड मोमेंट ही यूज होता है, इन्हीं से हमारा काम बन जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि वी हैव टू कैलकुलेट बीटा 1 एंड गामा 1 बोथ,
तो हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं फॉर्मूला बीटा 1 का। सो बीटा 1 इज इक्वल टू μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। तो सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, μ3 है 0.7, इसका लेना है स्क्वायर, और μ2 है 2.5, इसका लेना है क्यूब। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.031। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, वी हैव टू कैलकुलेट गामा 1, और गामा 1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल, स्क्वायर रूट ऑफ बीटा भी कर सकते हैं ना। स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे हमारे पास आएगा ये, तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें ये आ जाएगा 0.031, विच इज इक्वल टू, जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 0.031 का तो वो आ जाता है 0.176। ठीक है, या फिर हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 0.177। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बीटा 1 की वैल्यू आई है 0.031, राइट। पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन हमें यहाँ से डायरेक्शन का आइडिया नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर करके हर एक चीज करके पॉजिटिव ही, इन एनी केस बीटा 1 हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि 0.031 है ना, बहुत स्लाइट सी वैल्यू है, नियर टू जीरो है, तो इसका मतलब जो हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो स्लाइटली स्क्यूड है। ठीक है, मतलब वो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल ही है, क्योंकि ये वैल्यू इज नियर टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब स्लाइटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। अब देखिए, वैसे तो हमें यहीं से पता लग जाता है कि, क्योंकि गामा 1 हमने कहा था, जो दूसरा फॉर्मूला लिखा था ना, हमने कहा था कि गामा 1 किसके बराबर होता है, जो हमने मोमेंट्स में लिखा भी, तो यहाँ बीटा की फॉर्म में सिंपल वाला फॉर्मूला लिख दिया ना। तो मोमेंट्स की फॉर्म में अगर लिखना हो और हम लिखे μ3 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन का क्यूब, या फिर μ2 वाला भी अगर लिखो, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी ये जो वैल्यू है ना गामा 1 की, वो मेनली किस पे डिपेंड करती है कि हमारा जो मोमेंट है, अगर μ3 की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो गामा 1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, μ3 अगर नेगेटिव हुआ तो गामा 1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना। तो देखिए उस केस में क्या हो जाएगा कि अगर हमने यहाँ पर गामा 1 में ये फॉर्मूला लगा दिया जब μ3 नेगेटिव है, तो उस केस में हमें नहीं पता लगेगा, क्योंकि यहाँ हमेशा फिर पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम यही वाला फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस हो वो हमेशा पॉजिटिव आनी है। तो गामा 1 की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, μ3 पर, तो इसलिए प्रेफरेबली हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा। हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, this will be equal to μ3 given है 0.7 डिवाइडेड बाय, अब स्टैंडर्ड डिविएशन हमें चाहिए ना, स्टैंडर्ड डिविएशन क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली गिवन है। कैसे गिवन है, देखिए हम क्या कहते हैं कि ये जो सेकंड मोमेंट होता है ना μ2, ये होता है हमारा वेरिएंस के बराबर, है ना। तो μ2 इज इक्वल टू वेरिएंस, और वेरिएंस किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर के बराबर, ऐसा ही होता है ना। तो इसका मतलब अगर μ2 है 2.5, μ2 है 2.5, इसका मतलब जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2.5, है ना। ये 2 जब इस साइड जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो μ2 का स्क्वायर रूट मतलब 2.5 का स्क्वायर रूट, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 का होल क्यूब, राइट। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.7 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 होता है 1.5811, और इसका क्यूब, जब हम इस पूरे को भी सॉल्व करेंगे तो हमें रफली 0.177 ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर कोशिश कीजिए जब भी गामा 1 हो तो यही वाला फॉर्मूला लगाएं, मोमेंट वाला। ठीक है, और फिर अगर आपको आंसर मैच करना है तो आप ये स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1 करके भी देख लो, सेम ही आंसर आएगा, सिर्फ आपको साइंस के चक्कर में ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज गिवन है, मोमेंट्स डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो हमने वो सारा डिटेल में पढ़ा है कि अगर हमें कोई भी सीरीज गिवन है तो उसके हम सेंट्रल मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले आप मोमेंट्स कैलकुलेट करोगे, उसके बाद ये वाले फॉर्मूले लगा के बीटा 1 और गामा 1
कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट्स। ठीक है, तो एक जो टॉपिक स्क्यूनेस का रहता था, आज हमने वो भी कवर कर लिया। तो अगर आपको स्क्यूनेस और मोमेंट्स के टॉपिक में कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है, कहीं पर कोई भी डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।